अपने जीवन की बहुत छोटी सी घटना के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस समय के आसपास था जब मैं 15 या 16 वर्ष का था। मैं वर्मोंट में एक काफी छोटे से घर में रहता था। मेरा परिवार वहां लंबे समय तक नहीं रहा। यह जंगल में स्थित था और किसी भी काम को करने के लिए लगभग हर चीज से दूर था जिसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता होती है। यह काफी असुविधाजनक है। हालांकि जब मैं वहां रहता था तो उस घर में मुझे एक अनुभव हुआ था जिसे मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। यह जनवरी में हुआ था। मुझे वह केवल इसलिए याद है क्योंकि यह नए साल के दौरान हुआ। कुछ दिन पहले का दिन था। मेरा चचेरा भाई जेसन और मैं दोनों उस समय स्कूल की छुट्टियों पर थे और हमने मेरे घर पर रात बिताने की योजना बनाई थी। यह कुछ ऐसा था जो हम अक्सर करते थे। हम आम तौर पर 2 या 3 बजे तक जागते थे और एक्सबॉक्स खेलते थे। यह लिविंग रूम में हुआ था। उस रात हम एक फिल्म देख रहे थे। मुझे याद नहीं है कि वह कौन सी फिल्म थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे जो याद है वह शायद आधी फिल्म थी। जब जेसन दाईं ओर की खिड़की से बाहर देखता रहा जहां हम बैठे थे, यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां हर मिनट की तरह मैं उसका सिर अपनी आंख के कोने से बाहर निकलते हुए देख सकता था। अब मुझे उस रात का उल्लेख करना चाहिए। वहां काफी भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह स्नोफॉल देख रहा है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी देर से खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह क्या देख रहा है। वह घूरता रहा और जवाब दिया कि उसे कैसे लगा कि उसने कुछ देखा है। इससे मैं तुरंत चिंता के साथ भर गया। मुझे लगता है कि यह ज्यादातर इसलिए था क्योंकि हम जहां रहते थे वहां जंगली जानवर आम नहीं थे, और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि हम वास्तव में किसी भी चीज के आसपास नहीं रहते थे, इसलिए हमारी संपत्ति पर कोई विशेष रूप से इस घंटे और बर्फीले तूफान के दौरान चिंता का कारण बन सकता है। चिंता की बात है कि कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैं अजीब प्रश्न पूछता रहा, लेकिन उसने मुझे बस शांत रहने के लिए कहा, जैसे कि मैं ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाऊं। तभी हमने देखा कि एक व्यक्ति की स्पष्ट छाया एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर तेजी से जा रही है। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन केवल एक संकेत ही हमें चौंका देने के लिए काफी था। लेकिन यह घर से 200 फीट की दूरी पर हुआ था, इसलिए हम बिल्कुल नहीं बता सकते थे कि वह व्यक्ति करीब आ रहा था या नहीं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, अन्य और दाईं ओर खिड़की से बाहर। इसके कुछ मिनट बीत गए जब यह फिर से हुआ, लेकिन इस बार बाईं ओर बहुत आगे जहां पहली घटना हुई थी। समय के साथ धीरे धीरे यह बढ़ता गया। इस बिंदु से यह स्पष्ट हो गया कि वह एक से अधिक व्यक्ति थे। तभी एक आकृति एक पेड़ के पीछे से निकल गई, लेकिन इस बार दूसरे पेड़ के पीछे जाने के बजाय वह वहीं खड़ी रही और कुछ सेकंड के बाद वह आकृति तेजी से दौड़ने लगी, पर हमारी दिशा में। यह हमें अविश्वास की उस अचेतन स्थिति से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था जिसमें हम थे। मैं अपने पिता को जगाने के लिए सीधे ऊपर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह उठे और मेरे पीछे पीछे नीचे आए, जेसन को बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और जेसन दोनों ने उन्हें समझाया कि हमने क्या देखा था। आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने हम पर विश्वास किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वह हमारी आंखों में वास्तविक घबराहट देख पा रहे थे। हम सभी घर के चारों ओर घूमे और सत्यापित किया कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। इसके बाद पिताजी हथियार लेकर बाहर चले गए। अंदर लौटने से पहले वह घर के चारों ओर घूमे, लेकिन उन्हें उस रात कुछ नहीं मिला। हमने अपने पिताजी को हमारे साथ लिविंग रूम में सोने के लिए मना लिया और सुबह बर्फीला तूफान लगभग पूरी तरह से रुक गया था। हम बेहतरी के लिए बाहर गए। दिन के उजाले में स्थिति का आकलन करते हुए हमें हमारे लिविंग रूम की खिड़की के सामने पेड़ों के बगल में बर्फ में पैरों के कई निशान मिले। वे बर्फीले तूफान से काफी भर गए थे, लेकिन फिर भी पैरों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और पहचानने योग्य थे। यहां तक कि घर के आसपास भी कुछ निशान थे। पिछली रात मेरे पिताजी ने जो पद चिन्ह बनाए थे, उसके ऊपर मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि जब वह बाहर गए थे तब वे पद चिन्ह वहां नहीं थे। इससे भी अधिक परेशानी तब हुई जब हमारे शेड को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया था, और एकमात्र चीज जो चोरी हो गई थी वह हमारी थी। हमने शिकार के लिए जिन चाकुओं का उपयोग किया
उनमें से कोई भी मेरे पिता को पुलिस बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके पास यह हमेशा से था। हम अपनी मानसिकता का ख्याल रखते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी 911 को कॉल करने को एक विकल्प के रूप में नहीं देखा। 2 सप्ताह बाद हम चले गए। उस घर की घटना के कारण नहीं, बल्कि ऐसा हुआ था जब हमने स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी। मैं इसके लिए बेहद आभारी था। कम से कम जहां तक मुझे पता है, उन 2 हफ्तों में कुछ भी नहीं हुआ था। यह पूरा अनुभव अभी भी मुझे परेशान करता है। आज तक आधी रात में और बर्फीले तूफान के दौरान अपनी अलग संपत्ति पर कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखना सीधे तौर पर एक दुःस्वप्न से बाहर है, और मैं इसके बारे में न सोचने की पूरी कोशिश करता हूं। यह 2014 में मेरे और कुछ दोस्तों के साथ सर्दियों के दौरान हुआ था। जब यह हुआ तब मैं 13 साल का था, और यह अब तक की सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक स्थिति थी, जब मैं और मेरा परिवार एक व्यापक रूप से लोकप्रिय स्थान पर रहते थे। कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स शहर का जीवन कुछ वैसा ही था जैसा आप मैसाचुसेट्स से उम्मीद करते हैं। यहाँ बहुत बर्फबारी होती थी और गर्मियों के महीनों के दौरान केवल थोड़ा गर्म होता था। यहाँ सर्दियाँ लगभग इस हद तक क्रूर होती थीं कि आप बाहर भी नहीं जाना चाहेंगे। गर्म कपड़े। सर्दियों के कारण एक दिन मेरा स्कूल बंद हो गया था और इस वजह से मैंने जोश और शेन अपने 2 दोस्तों को घर पे बुलाया। वे भी मेरी उम्र के आसपास थे और शेन थोड़ा बड़ा था, लेकिन अभी भी वैसा ही था। हमारे पास लगभग कभी भी बर्फीले दिन नहीं होते हैं, इसलिए हमें पता था कि हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना होगा। हमने एक्सबॉक्स पर कुछ वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया और अंततः बेसमेंट में लुका छिपी खेलने लगे। मेरे घर में यह वास्तव में अच्छा विशाल बेसमेंट है। हमारे पास पूल टेबल, लिविंग रूम एरिया और यहाँ तक कि एक मिनी थिएटर जैसी सभी प्रकार की चीज़ें थीं। मेरे माता पिता ऊपर सो रहे थे और हम कोई शोर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बेसमेंट हमारे लिए आदर्श जगह थी। हम सभी ने फैसला किया कि हम खेलेंगे और यह देखने में समय गुजारने का प्रयास किया कि यह तहखाना कितना बड़ा था। हमें पता था कि इसमें छिपने के लिए बहुत सारी जगहें होंगी। जोश और शेन छुप रहे होंगे, जबकि मैं उन्हें ढूंढना। एक बार जब हमने शुरुआत की तो मैंने उन्हें जाने के लिए 20 सेकंड दे दी ताकि वो एक अच्छा छिपने का स्थान चुने। जैसे ही मैं चिल्लाता हूँ कि सभी परिचित तैयार हैं या नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने तुरंत बेसमेंट के चारों ओर हर कमरे और यहाँ तक कि कोठरियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि मैं उन्हें ढूंढने में सक्षम नहीं था, कारण मैं अपनी बाईं ओर अंधेरे बॉयलर रूम की ओर मुड़ गया और रास्ते में रोशनी करने के लिए अपने फ़ोन से टॉर्च चालू कर दी। बॉयलर रूम की लाइट टूट गई थी, जिसे मेरे पिताजी ने अभी तक ठीक नहीं किया था। हालांकि हमने कभी बॉयलर रूम का उपयोग नहीं किया था। प्रवेश करते समय मुझे एक नीला रंग दिखाई देता है। कमरे के पीछे तिरपाल से कुछ ढका हुआ था। रूपरेखा एक व्यक्ति की प्रतीत हो रही थी और तभी मुझे पता चला कि आखिरकार मुझे कोई मिल गया है। मैं धीरे से तिरपाल के पास गया और शेन या जोश को वहां छिपे हुए देखने की उम्मीद से तिरपाल को हटा दिया, लेकिन इसके बजाय मेरा स्वागत किया गया। एक गंदा दिखने वाला आदमी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, अपने पिता के पावर ड्रिल में से एक को पकड़कर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागने से पहले मेरे दिमाग को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि मैं क्या देख रहा था। फिर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और देखता हूँ कि वह आदमी धीरे धीरे उठ रहा है। हालांकि मैंने बॉयलर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि वह पीछे मुड़कर न देखे। यह शायद सबसे बुद्धिमानी भरा कदम था जो मैंने कभी भी ऐसी स्थिति में किया था, जिसके कारण मेरे दोनों दोस्त बाहर आ गए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें बताया कि बॉयलर रूम में एक आदमी छिपा हुआ था, तो उन्होंने मुझ पर कुछ हद तक विश्वास किया, क्योंकि मैं पहले से ही परेशान था। तभी हम सभी ने मेरे माता पिता को जगाने का फैसला किया, जो अभी भी सो रहे थे। मेरे पिता स्पष्ट रूप से क्रोधी मूड में थे, लेकिन जब मैंने खुद को समझाया तो वह पागलों की तरह बेसमेंट में चले गए। मुझे लगता है कि उन्हें वह लड़का मिल गया होगा, जैसा कि हमने सुना था। बॉयलर रूम में हंगामा चल रहा था। लड़ाई कुछ ही समय में खत्म हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी ने उस आदमी के चेहरे पर कई वार किए थे। मेरे पिताजी ने मेरी मां को 911 पर कॉल करने के लिए बोला। मैं और मेरे पिताजी ने वो आदमी को बांध दिया था। मेरे पिताजी भूतपूर्व हैं।
फौजी इसीलिए वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी को भी हमारे परिवार के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करने की इजाजत देता। पुलिस को मेरे घर पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। उसने स्वीकार किया कि वह मेरे घर में घुस आया था, एक खुला दरवाजा। इसका कारण यह था कि उसे कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए बस एक गर्म स्थान की आवश्यकता थी। भले ही उसकी कहानी वैध थी या नहीं, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति महसूस कर रहा था। सर्दी साल का वह समय है जब बहुत सारे अवैध निवासी आश्रय की तलाश करते हैं गर्मजोशी के लिए, और मैं अब भी स्तब्ध हूं कि मेरे घर को निशाना बनाया गया। उसने यह भी स्वीकार किया था कि उसने कई अन्य घरों में ऐसा किया था, लेकिन पकड़े जाने से पहले वह भाग गया था। मेरे पिता ने मेरे सभी दोस्तों के माता पिता को बुलाया था और उन्हें लेने के लिए बुलाया था। वह पहले से ही असहज था। उसके बाद मुझे एक सप्ताह तक पर्याप्त नींद नहीं मिली, और जब मैं अपनी दादी के साथ कुछ दिनों तक रहा, उसके बाद ही मैंने धीरे धीरे इससे उबरना शुरू किया। ये कुछ वर्षों तक नहीं हुआ था। उसके बाद जब मैं और मेरे पिताजी घर पर आक्रमण के बारे में एक फिल्म देख रहे थे, मुझे यकीन नहीं है कि फिल्म का नाम क्या था, लेकिन इसने मुझे उस घटना की याद दिला दी जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया। मेरे पिताजी ने आह भरी और कहा कि उन्होंने जानबूझकर इसे छोड़ दिया है। उस दिन महत्वपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से, जैसे ही उसने बॉयलर रूम का दरवाजा खोला था, वह आदमी वहां खड़ा था और उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रिल का उपयोग करने का प्रयास किया था, और इसके परिणाम स्वरूप मेरे पिता ने उस पर मुक्के मारे। यही कारण था कि उन्होंने मुझे यह कभी नहीं बताया था। मैं बहुत छोटा था और वह मुझे और अधिक डराना नहीं चाहता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने दोबारा दरवाजा खोला होता तो शायद वह मुझे मारने की कोशिश करता। मैं 13 साल का छोटा लड़का था, इसलिए वहां था क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उसे विशेष रूप से पावर ड्रिल के साथ ले जा सकता था। आखिरी बार मैंने सुना था कि जेल से रिहा होने के बाद उसे मानसिक अस्पताल ले जाया गया था, जबकि यह सब एक भयानक स्थिति थी। मुझे बस उम्मीद है कि उसे शुरुआत के लिए आवश्यक मदद मिलेगी। 2017 में मैंने कुछ बांधने के लिए उबर ईट्स के लिए एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम किया था। अतिरिक्त पैसे के साथ साथ यह सर्वोत्तम वेतन वाली नौकरी नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जिससे मुझे एक बढ़ते वयस्क के रूप में अपने संघर्षों से उबरने में मदद मिली। मैं 25 साल का था और मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश जानते हैं कि उस उम्र में जीवन वास्तव में कैसा होता है। वैसे भी मैं न्यूयॉर्क के उपनगरीय इलाके में रहता हूं, शहर में नहीं, सिर्फ राज्य में, क्योंकि मैं कभी भी शहर का व्यक्ति नहीं था, लेकिन अपने पूरे जीवन में इसके आसपास रहा। मैं हमेशा एक शांत व्यक्ति रहा हूं। यही कारण है कि मुझे एक रात उपनगरीय इलाके पसंद हैं। मैं रात की डिलीवरी ऑर्डर कर रहा था, तभी मौसम की एक रिपोर्ट आई थी कि बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी और हवाएं 50 किलोमीटर से अधिक की गति से चल रही थीं और एक बर्फीला तूफान आने वाला था। मैं रात के लिए कुछ और ऑर्डर करना चाहता था। सौभाग्य से मुझे शहर के दूसरी तरफ किसी से एक ऑर्डर मिला था। यह बहुत दूर नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति बमुश्किल डिलीवरी के दायरे को पूरा कर पाया। मैं दूरी के कारण परेशान था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा विचार किया और दिए गए पते पर चला गया, जबकि गिरती हुई बर्फ तेजी से नीचे आने लगी थी और हवाएं उसके ऊपर बर्फ जमा करना शुरू कर रही थीं और फुटपाथ पहले से ही ढेर होना शुरू हो गए थे। इसलिए मुझे पता था कि मुझे समय पर वहां पहुंचना होगा। मैं गंतव्य पर पहुंच गया और वहां एक आदमी अपने टेरेस हाउस के बाहर कई परतों में कपड़े पहने खड़ा था। उसे देखकर ही ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुशमिजाज किस्म का आदमी है। वह मेरी कार के पास आए और मैं उन्हें खाना देने के लिए आगे बढ़ा। जब उन्होंने कुछ पैसे मांगे तो मैंने उनसे पूछा कि यह क्या है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी कार में गैस खत्म हो गई थी। मैंने सोचा ये मेरी समस्या नहीं है, लेकिन अच्छा होने के नाते और उसे नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे $10 दिया और उसे शुभकामनाएं दी। उसने पैसे की ओर देखा और फिर मेरी ओर शून्य भाव से देखा, जैसे कि वह और अधिक चाहता हो।
फिर कहा कि यह पर्याप्त नहीं और वह कम से कम $50 मांग रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे पास बस इतना ही था, लेकिन शायद कोई और उसकी मदद कर सकता था। उसके चेहरे का भाव कुछ ऐसा था जैसा वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यह एक नज़र थी, नफरत और गुस्से से भरा हुआ, जैसे कि मैं उसका कट्टर दुश्मन हूं। फिर मैंने उसे आनंद लेने के लिए कहा और ऐसा करते हुए इमारत से दूर चला गया। हालांकि यह शायद मेरे जीवन का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। मैंने सड़कों पर 2 जोरदार धमाके की आवाज सुनी और साथ ही किसी चीज से टकराते हुए सुना। पिछला टायर मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये बैंक वास्तव में गोलियों की आवाजें थीं। अचानक मेरी कार बाईं से दाईं ओर घूम गई और बर्फ ने इसे बेहतर नहीं बनाया। अंततः मैं पहिए को पकड़ने में कामयाब रहा और अपने पिछले टायर के साथ यह भयानक आवाज करते हुए वापस चला गया। हालांकि मुझे डर था, अगर मैं अपनी कार रोक दूं तो क्या होगा। अगर वह किसी तरह मेरा पीछा कर रहा था, शुक्र है कि मैं समय पर सुरक्षित घर पहुंच गया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने पुलिस को कॉल किया और मैंने उबर की घटना की सूचना दी, लेकिन इस सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज भी मेरे कानों में वो भयानक आवाजें गूंजती हैं। मैं इतना पैनिक हो जाता हूं कि मेरी सांसें तक अटक जाती हैं।